नमस्कार। आज का हमारा विषय है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली उन्नत और सबसे विकसित सभ्यता कैसे बनी, और साथ ही यह भी जानेंगे कि इसे कांस्य युगीन क्यों कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है, और इस सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी जो सबसे रोचक बात है इस सभ्यता के बारे में कि इसकी लिपि यानी कि इसकी भाषा आज तक पढ़ी क्यों नहीं गई। अगर पढ़ी गई तो हम इसमें कहाँ तक सफल हो पाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसका नामकरण का आधार क्या था, यानी कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा। इस सभ्यता के जो प्रारंभिक अवशेष थे वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाए गए थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। लेकिन जब इस सभ्यता का क्षेत्र विस्तार होने लगा, यानी कि इसके अवशेष और कई जगहों से प्राप्त होने लगे, तो इसका नाम केवल सिंधु घाटी सभ्यता रखना किसी भी रूप से प्रासंगिक नहीं था। इसीलिए विद्वानों ने इस सभ्यता का नामकरण दोबारा करने का फैसला लिया, और उसके बाद जो भारत में नामकरण की पद्धति है, यानी कि जो पुरातात्विक अध्ययन प्रणाली है जिसके आधार पर नाम रखा जाता है, उसके अनुसार किसी भी सभ्यता का नाम उसका जो मुख्य स्रोत होता है उसी के अनुसार रखा जाता है। इस सभ्यता का जो मुख्य अवशेष था वो इसकी बस्तियां थी। जो सबसे पहले इसकी बस्ती मिली थी उसका नाम हड़प्पा था, इसीलिए विद्वानों ने इस सभ्यता का नाम बाद में सिंधु घाटी सभ्यता हटाकर हड़प्पा सभ्यता रख दिया। आइए साथ ही हम यह भी जान लेते हैं कि इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है। क्योंकि भारत में जो नामकरण का आधार है या जिस आधार पर जिस भी सभ्यता का इतिहास लेखन किया जाता है उसके अनुसार दो स्रोत होते हैं। एक होता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत यानी जो हमारे पास लिखित के रूप में उस सभ्यता के बारे में उपलब्ध है उसे हम साहित्यिक स्रोत बोलते हैं, और पुरातात्विक स्रोत यानी कि जो अवशेष के रूप में मिलता है, जैसे कहीं से हमें कोई कांसे की मूर्ति मिली तो उसे हम अवशेष में रखेंगे, उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इस सभ्यता का जो इतिहास लेखन है उसका जो मुख्य स्रोत है वो केवल पुरातत्व ही है, क्योंकि इस सभ्यता का हमारे पास साहित्यिक स्रोत तो उपलब्ध है, यानी कि लिखित रूप में इसके बारे में हमारे पास सामग्री है, लेकिन उसका अध्ययन या हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, हम उसे पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि हम क्यों नहीं सफल हो पाए हैं, या अभी तक हमारे विद्वान या वैज्ञानिक कहाँ तक इसकी लिपि को पढ़ने में सफल हुए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस सभ्यता का जो इतिहास लेखन उसका केवल मुख्य स्रोत पुरातत्व ही है। साहित्यिक रूप से उसका कोई भी प्रमाण उपलब्ध है लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। यानी कि अगर कभी भी इस सभ्यता की लिपि को पढ़ने में अगर हम सफलता पा लेते हैं तो उस दिन हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास बदल जाए और हम सिंधु घाटी सभ्यता को किसी और सभ्यता या बहुत विकसित सभ्यता कैसे बनी उसके रूप में बारे में और अच्छे से जान सकेंगे। आइए अब हम इस सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। हम यह जानते हैं कि इस सभ्यता का क्षेत्र विस्तार कितना हो चुका है। इस सभ्यता का जो कुल क्षेत्र विस्तार है वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि जो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र है उसमें पूरी सिंधु घाटी सभ्यता बसती थी या निवास करती थी। जिसमें इसके अगर उत्तरी छोर की बात करें तो वो जम्मू में मांडा नामक शहर में चिनाब नदी के तट तक स्थित है, यानी कि वहाँ तक इसका उत्तरी छोर है। और जो इसका पूर्वी छोर है वो हिंडन नदी के पास आलमगीरपुर गाजियाबाद तक फैला हुआ है। आपने हिंडन नदी का नाम सुना होगा, ये गाजियाबाद में स्थित है। और इसके दक्षिणी छोर की बात की जाए तो ये दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र राज्य में है वहाँ तक इसका दक्षिणी छोर फैला हुआ है। और इसका जो पश्चिमी छोर है वो सुत कांगडोर यानी कि लरकाना जिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, वहाँ तक इसका पश्चिमी विस्तार हो चुका है। अब हम इस सभ्यता के काल निर्धारण पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस सभ्यता का जो काल था वो 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच का जो काल है उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की संज्ञा देते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहा जाता है। हमारे लिए सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि जो काल निर्धारण है वो किस आधार पर किया जाता है।
तो आपको बता दें कि भारत में जो काल निर्धारण किया जाता है उसके दो मेथड हैं, यानी दो विधि है। पहली है सापेक्ष विधि और दूसरी है निरपेक्ष विधि। सापेक्ष विधि वो होती है जिसमें हम साहित्यिक स्रोत प्लस पुरातात्विक स्रोत को मिलाकर जो काल निर्धारण कहते हैं उसे हम सापेक्ष विधि कहते हैं। तो आपको हमने पहले ही बताया है कि इस सभ्यता के साहित्यिक स्रोत को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसका काल निर्धारण सापेक्ष विधि के अनुसार करना संभव नहीं था, इसलिए इसका जो काल निर्धारण है वो निरपेक्ष विधि के द्वारा किया गया है। आइए जानते हैं कि निरपेक्ष विधि होती क्या है या उससे किस प्रकार या कैसे काल निर्धारण किया जाता है। जो निरपेक्ष विधि होती है उसमें काल निर्धारण कार्बन डेटिंग मेथड के आधार पर किया जाता है। अब ये कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है? कार्बन डेटिंग में आइसोमेरिज्म और आइसोटोप्स की संख्या के आधार पर उसका काल निर्धारण किया जाता है। आइसोटोप्स में C4 C12 के माध्यम से पहले उसका हाफ पीरियड यानी कि उसका आधा काल यानी कि आधा समय निकाला जाता है और फिर उसको दुगना डबल कर दिया जाता है, जिससे उसका पूरा जो सभ्यता का काल है उसका निर्धारण किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो कार्बन डेटिंग मेथड यानी कि निरपेक्ष विधि के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल हमेशा कम समय वाले काल को निकालने के लिए किया जाता है। अगर हमें अधिक समय की उम्र निकालने के लिए या अधिक समय का काल निकालना है तो उसके लिए हम यूरेनियम डेटिंग प्लूटोनियम डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, और अगर उससे भी ज़्यादा अवधि का काल निर्धारण करना है तो उसके लिए हम लाइट इंटेंस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस सभ्यता को कांस्य युगीन क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस सभ्यता के जितने भी पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो सारे ही सारे कांसे से निर्मित हैं। जैसे अगर कोई मूर्ति मिली तो वो कांसे की मूर्ति होती थी, या इस सभ्यता का कोई रुपया या सिक्का जो इसकी मुद्रा होती थी वो भी कांसे से निर्मित होती थी, यानी कि इसमें अधिकांश कांस्य धातु का ही प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस सभ्यता की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जैसे नगर नियोजन, कला एवं सातत्य, समाज, धर्म या अर्थव्यवस्था, और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस सभ्यता ने उत्तरजीविता एवं सातत्य के रूप में हमारे लिए क्या छोड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि इस सभ्यता की जो लिपि है, जो भाषा है, उसे क्यों नहीं पढ़ा गया है, या अगर उसे पढ़ा गया तो अभी तक हम कहाँ तक उसमें सफल हो पाए हैं। उसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। धन्यवाद।